शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर, नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज पेशावर। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट एलिमिनेशन पैटर्न्स, यानी एलिमिनेशन का पैटर्न्स क्या है। क्योंकि अक्सर जब आप लोग हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करेंगे तो इन ड्यूटी के दौरान आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के बेड रिडन पेशेंट होते हैं। वो पेशेंट जो वीक्स तक या मंथ्स तक वो बेड पे पड़े रहते हैं, तो इसके अक्सर मसाइल्स होते हैं एलिमिनेशन के। उसके फीसिस जो है वो पास नहीं होते, इसकी यूरिन्स जो है वो पास नहीं होती, तो इनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल्स होते हैं। क्योंकि वो जो फूड्स खाते हैं, वॉकिंग वगैरह नहीं कर सकते, बेड के ऊपर जो है वो पड़े रहते हैं, तो अक्सर उसके ये प्रॉब्लम जो है वो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट्स होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एलिमिनेशन पैटर्न इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप लोग हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स होते हैं एंड ही और शी विल कंप्लेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन in different type of situations after prolonged ridden on the bed। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ज़रिए से आप एक पेशेंट की एलिमिनेशन पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। इसकी जितने भी एलिमिनेशन के फीसिस की एक्सक्रीशन के प्रॉब्लम्स है, यूरिन प्रॉब्लम्स है, इसको आप लोग जो है वो ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड आप लोग एक पेशेंट को केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन पैटर्न में हम मोस्टली 3 चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले है फीसिस, यानी स्टूल की एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रोसीजर्स है, इसके बारे में। सेकंड है यूरिन। यूरिन भी बॉडी की एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के ज़रिए बन जाती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड जो है वो स्वीट ग्लैंड्स, यानी स्वीट्स की एक्रीशंस के बारे में, उसकी एक्सक्रीशन के बारे में भी हम बात करेंगे। Objective: by the end of the session the student will be able to review the basic anatomy of digestive system, यानी digestive system की anatomy क्या है, इसकी physiology क्या है, define elimination pattern क्या है, discuss common problem of bowel elimination या intestinal eliminations के common problems क्या है, identify nursing care for common problems of fecal elimination, वो कौन से common problems है, यानी डायरिया, dysentery, इसके साथ साथ constipation, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। आइडेंटिफाई नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम, वो कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम्स कौन से हैं, इसके बारे में इंटरवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं। 7 नंबर, डिस्क्राइब फैक्टर दैट कैन अल्टर यूरिनरी फंक्शंस, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि यूरिनरी सिस्टम्स को, इसके फंक्शंस को चेंज कर सकता है। डिस्कस नर्सिंग केयर फॉर अल्ट्रेशंस इन एलिमिनेशन पैटर्न, यानी अगर एलिमिनेशन पैटर्न में, यूरिन की एलिमिनेशन में, फीसिस की एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए हम किस तरह इंटरवेंशन कर सकते हैं, इसको हम किस तरह जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो है एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप लोग डाइजेस्टिव या एलिमिनेशन पैटर्न को आप लोग नहीं समझ सकते। तो देखिए, आप लोगों ने इसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में डिटेल से पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे हम ब्रीफली जो है इसका जो है वो जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले ये ओरल कैविटी है, या इसको हम कहते हैं माउथ में जो है प्रेजेंट होता है टंग, इसके साथ साथ पेराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, इन तीनों को हम कहते हैं सिलाइवरी ग्लैंड। और ये सिलाइवरी ग्लैंड्स फूड की एमल्सिफिकेशंस के लिए, फूड को लुब्रिकेट्स करने के लिए, फूड को मॉइस्चराइज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सिलाइवरी एमाइलेज, और सिलाइवरी एमाइलेज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ देखिए, माउथ में जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, बाकी प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन स्टोमच से स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ जब हम नीचे आते हैं तो नीचे है फेरिंग्स के नीचे नज़र आता है आप लोगों को एसोफेगस है। फेरिंग्स जो है ये एयर वे है, वो वाइंड पाइप भी हम इसको कह सकते हैं, विच सप्लाई टू द लंग्स, जो कि लंग्स तक एयर को या ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। इसके बाद है एसोफेगस। तो एसोफेगस के नीचे है स्टोमच के नीचे पेंक्रियाज, स्प्लीन। पेंक्रियाज और स्प्लीन ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो है इसको एक्सक्रीट करती है। इसके साथ साथ लीवर्स है, लीवर्स मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशंस करते हैं। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं विद फूड्स, एंड इट में इंटर इनटू द ब्लड, एंड फ्रॉम द ब्लड दीज वेस्ट प्रोडक्ट में डिटॉक्सिफिकेटेड इनसाइड द लीवर। यानी लीवर का मेन रोल क्या है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन।
है गाल ब्लेडर को एक्सक्रीट करता है बाइल, और बाइल जो है ये फैट्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नीचे आके इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो देखिए हमारे पास दो तरह के इंटेस्टाइन है। ये दरमियान में आप लोगों को जो नज़र आता है ये बिल्कुल दरमियान में स्मॉल साइज़ की, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जो कि अटैच होता है स्टोमेच के साथ, इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। सेकंड पार्ट को हम जेजुनम, और थर्ड पार्ट को हम इलियम कहते हैं। ये 3 पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग इसको याद रखें। इसी तरह अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के 7 पार्ट है, और इन 7 पार्ट में सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, ये पार्ट ये जो ट्रांसवर्स सेक्शंस में पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्ट। ये पार्ट जो कि नीचे आता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट, और ये पार्ट जो कि ऊपर जाता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग पार्ट। इसके साथ ये नीचे वाला ये पोर्शन आप लोगों को नज़र आती है, इसको हम कहते हैं सेकम। इसके बाद सिग्माइड कोलन, रेक्टम, वर्मी फॉर्म्स, अपेंडिक्स जिसके साथ अपेंडिक्स लगा होता है, और इसके साथ एनल केनाल। तो ये 7 पार्ट है किस चीज़ के, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ एनाटॉमी है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, इसके मुख्तलिफ आर्गन्स के और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के हवाले से। एलिमिनेशन पैटर्न, यानी एलिमिनेशन पैटर्न क्या है या एलिमिनेशन हम किसको कहते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन के शॉर्टकट डेफिनेशंस क्या है। द एबिलिटी टू गेट राइड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए आप लोगों को मालूम है, आप लोग जानते हो कि फॉर द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी या फॉर द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बॉडी एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड दिस एनर्जी वी मे गेट फ्रॉम द फूड इन डिफरेंट सोर्सेज। हम मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स खाते हैं, और इन फूड्स के अंदर जो एनर्जीज होती है वो हम जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इन फूड के ज़रिए हम जो एनर्जी हासिल करते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सम वेस्ट प्रोडक्ट में आल्सो क्रिएटेड, एंड दिस मस्ट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी बिकॉज दे आर डेंजरस वेयर दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अगर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो टाइम पे जो है वो ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट कर जाए, फीसिस के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए या स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए। तो क्या है, द एबिलिटी टू गेट राइड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकालना, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पैटर्न डिस्क्राइब द रेगुलर कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड वेस्ट इन द बॉडी। अब देखिए एक है एलिमिनेशन, एक है एलिमिनेशन पैटर्न, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए एलिमिनेशन एक जनरल वर्ड है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें फीसिस है, यूरिन है, स्वीट ग्लैंड्स है, ये जब ह्यूमन बॉडी से जो है एक्सक्रीट होते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन। अब देखिए इस एलिमिनेशन के लिए एक पैटर्न की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपको मालूम है कि यूरिन का हर इंडिविजुअल के यूरिन का एक अलग सा टाइम्स होता है जिसमें वो यूरिन की जो है वो अर्जेंसी फील्स करता है। इसी तरह फीसिस का भी अलग सा टाइम्स होता है। फॉर एग्जांपल 24 आवर में एक टाइम या 2 टाइम एक इंडिविजुअल जो है वो फीसिस पास करता है। तो अब देखिए इसके लिए एक पैटर्न है। कुछ लोग जो है वो मॉर्निंग के वक्त वो वॉशरूम वगैरह अटेंड करते हैं, कुछ लोग इवनिंग के वक्त, कुछ लोग मिड डे के दरमियान। तो हर इंसान का एक एलिमिनेशन का एक पैटर्न होता है। इस तरह यूरिन का भी कुछ लोगों का एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल वो सुबह सवेरे नमाज पढ़ने से पहले वो यूरिन पास करते हैं, इसके बाद जो है वो 12-1 बजे के दरमियान यूरिन पास करते हैं। तो मतलब ये है कि इन एक्सक्रीशन के लिए आइदर यूरिन और फीसिस, एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन पैटर्न। हर एक इंडिविजुअल का एक अलग पैटर्न होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न इन सिंपल वर्ड्स। द टर्म यूजुअली रेफर टू द मूवमेंट ऑफ फीसिस और यूरिन एंड स्वीट फ्रॉम द बॉडी। और मोस्टली एलिमिनेशन का जो वर्ड्स है वो हम 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन एलिमिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट फीसिस रिमूवल, यूरिन रिमूवल्स एंड स्वीट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होती है विद द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एंड दिस 3 थिंग्स आर डेंजरस व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और इन 3 चीज़ों का ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि एलिमिनेशन पैटर्न को हम क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए अक्सर जो है हॉस्पिटल में या ICUs में, MICUs में, SICUs में, CCUs में आप लोगों के साथ बेड रिडन पेशेंट होते हैं। वो पेशेंट जो खुद वॉकिंग नहीं कर सकते, जो खुद वॉशरूम नहीं जा सकते, तो अक्सर वो पेशेंट मंथ तक या वीक तक जो है वो बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। तो इसी तरह वो वॉकिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, वो अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस तरह उसके एलिमिनेशन पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, और ये चेंजेस काज करती है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम। मोस्टली पेशेंट MICU, सर्जिकल ICU में वो कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। वो कंप्लेन करते हैं कि हमने तकरीबन प्रीवियस 3-4 डेज से जो है वो फीसिस पास नहीं की। तो अगर आपको उसके पैटर्न्स के बारे में पता
है नहीं है तो आप लोग उसके लिए डायग्नोज नहीं बना सकते, नर्सिंग केयर प्लान उसके लिए नहीं बना सकते और उसकी केयर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एलिमिनेशन के पैटर्न्स के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप किसी भी पेशेंट की अगर इस तरह एलिमिनेशन पैटर्न में कोई कंप्लेन हो या अगर कोई इंडिविजुअल आपको कह दे कि मॉर्निंग से मैंने जो है वो यूरिन पास नहीं की, तो आप उसके लिए जो है वो एक डायग्नोसिस बना लेंगे, फिर इसके लिए इंटरवेंशन बना लेंगे और पेशेंट की ट्रीटमेंट और पेशेंट की केयर आप लोग करेंगे। बाउल स्ट्रक्चर यानी बाउल स्ट्रक्चर्स या इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर, इसके कौन कौन से पार्ट्स है। बाउल हम कहते हैं मोस्टली इंटेस्टाइन को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोथ कलेक्टिवली कॉल बाउल। और बाउल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जितने पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं बाउल स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन कोलन इज अबाउट 125 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए अक्सर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, इस सेंटेंस को आप लोग रिमेंबर करें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की मेन रोल जो है वो है एब्जॉर्प्शन प्लस डाइजेशन, यानी जितने भी प्रोटीन है, फैट्स है, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स है, मोस्टली दे आर डाइजेस्टेड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड आल्सो इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली रोल यह है कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है, प्लस ये फीसिस की ट्रांसपोर्ट करता है, फीसिस की फॉर्मेशन करता है, स्टूल की फॉर्मेशन करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 125 से लेकर 150 जो है सेंटीमीटर लॉन्ग है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के देख के 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के 7 पार्ट है। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में है सेकम, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग, सिग्माइड कोलन, रेक्टम एंड एनस। द कोलन फॉर्म फोच इज कॉल्ड ह्यूस्ट्रा, ह्यूस्ट्रम इज सिंगुलर। तो इसी तरह कोलन के अंदर जो कि लास्ट पार्ट है, सेकेंड लास्ट पार्ट है, तो कोलन के अंदर देखिए प्रेजेंट होती है हिस्ट्रा, पोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जिस तरह पोच होती है इस तरह स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूस्ट्रम। ह्यूस्ट्रम सिंगल है और हिस्ट्रम कम्बिनेशन ऑफ पोचेस। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मस्कुलर ट्यूब्स लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन की जो लिनिंग्स होती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो कवर्स होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। तो देखिए ये ह्यूस्ट्रा जो है इसके अंदर स्टूल पड़ा रहता है, ये स्टूल के लिए एक स्टोरेज मीडियम्स है। द मसल्स आर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल टू फैसिलिटेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन्स के जितने भी मसल्स होते हैं, उसकी जितने भी लेयर्स होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल इस तरह मसल होते हैं जो कि बिल्कुल इसके जो है सराउंडिंग में सर्कल टाइप में, और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल मसल इसी तरह ट्रांसवर्स और इसी पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का काम क्या है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? The movement with the help of muscles contractions and muscle dilation is called peristaltic movement। यानी मसल्स की डायलेशन और कंट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट क्रिएट होती है इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जितनी भी फीसिस है वो रेक्टम तक जो है वो पहुंच जाती है, और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर वो आउटर इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट। टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कोलन, यानी कोलन में अगर एमसीक्यूज में आ गया कि कोलन में हाउ मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल, तो देखिए कोलन में 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल। फर्स्ट मूवमेंट इज कॉल्ड ह्यूस्ट्रल चर्निंग। ह्यूस्ट्रल चर्निंग क्या है? इन्वॉल्व बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ चाइम विद इन द कोलन। कोलन में अगर बैक एंड फोर्थ यानी जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड या बैक एंड फोर्थ अगर वहाँ पे मूवमेंट हो जाए कायम की, कायम क्या है? वो डाइजेस्टिव फूड जो कि जिसको डाइजेस्ट किया गया हो स्टमक ने, यानी स्टमक से जो फूड्स इंटर होता है इनटू द इंटेस्टाइन, उसको हम कहते हैं कायम। तो अगर ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, यानी इसके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये फ्लूइड फॉर्म में होती है, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है कोलन के अंदर, और वहाँ से इससे जो जितना भी वाटर्स होता है वो एब्जॉर्ब होता है और वो हार्ड टाइप जो है वो शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टूल। दूसरा क्या है? दूसरा है कोलन पेरिस्टाल्सिस। देखिए अब ये कोलन पेरिस्टाल्सिस यूज़ होता है जब थोड़ा सा कायम की जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो थोड़ा सा हार्ड टाइप जो है वो इख्तियार करे। कोलन पेरिस्टाल्सिस इज रिलेटिवली स्लगिश मूवमेंट ऑफ द कायम अलोंग द कोलन। ये थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है इनसाइड द कोलन। थर्ड क्या है? मास पेरिस्टाल्सिस इज पावरफुल मस्कुलर मसल मूवमेंट्स अलोंग द कोलन। अब ये मास पेरिस्टाल्सिस जो है ये जब कायम से सारा पानी जितने भी वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन होती है जब वो एब्जॉर्ब हो जाए और वो हार्ड टाइप इख्तियार करे, जिस तरह स्टूल की हार्ड टाइप स्ट्रक्चर्स होती है, तो इस मूवमेंट्स के लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है तो इसको हम कहते हैं मास पेरिस्टाल्सिस। यानी ह्यूस्ट्रल चर्निंग जो है ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, ये एक लिक्विड की मूवमेंट है इनसाइड द कोलन। दूसरा है कोलन पेरिस्टाल्सिस
पेरिस्टालसिस ये कोलान में स्लगिश मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कायम्स होते हैं उससे मेजॉरिटी ऑफ द वाटर दे मे बी एब्जॉर्ब इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो थर्ड है कि मास पेरिस्टालसिस लार्ज इंटेस्टाइन के वो मूवमेंट है जो कि यूज़ होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट, फॉर द मूवमेंट ऑफ हार्ड टाइप ऑफ स्टूल। इसके साथ साथ ये 3 स्टेप्स भी हैं। फर्स्ट स्टेप में जब काइम्स इंटर होता है तो कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल बिहाइंड फूड। तो फर्स्ट टाइम जब एक काइम जो है या फूड इंटर्स होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज फूड्स के बैक पे जितना भी मसल्स होते हैं सर्कुलर मसल ये कंट्रैक्ट होते हैं, और इसी तरह फूड का जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आगे जो है वो प्रोपेल्स होते हैं। सेकेंड स्टेप में कंट्रैक्शंस ऑफ लैग्निट्यूडनल मसल अहेड ऑफ फूड मसल। इसके बाद जितने भी ये मसल्स होते हैं लैग्निट्यूडनल मसल, इसके बाद ये कंट्रैक्ट होते हैं और फूड को आगे जो है वो प्रोपेल करते हैं। थर्ड स्टेप में कंट्रैक्शंस ऑफ सर्कुलर मसल लेयर फोर्स फूड मास फॉरवर्ड, और इसके बाद दोबारा जितने भी सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेप में इसकी कंट्रैक्शंस हुई थी वो दोबारा कंट्रैक्ट होती है और फूड को आगे प्रोपेल्स करती है। मतलब ये है कि कंट्रैक्शंस ऑफ सर्कुलर मसल एंड कंट्रैक्शन ऑफ लैग्निट्यूडनल मसल में प्रोपेल द फूड towards the rectum for excretion from the human body। डिफिकेशन प्रोसेस क्या है, यानी डिफिकेशंस क्या है। अब देखिए, एक है एलिमिनेशन प्रोसेस जिसमें हम जितना भी ये स्टेप्स है, जितने भी ये पैटर्न्स है, इसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। अब डिफिकेशंस क्या है, द रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द रेक्टम टू थ्रू द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर इज कॉल्ड डिफिकेशन। यानी अगर रेक्टम से आप लोग जो है फीसिस को एक्सक्रीट करें टू आउटर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर, तो इसको हम कहते हैं डिफिकेशन प्रोसेस। तो देखिए, एक है एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस ये जितनी भी स्टेप्स है कि कहाँ पे जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया, कहाँ पे जो है वो मास पेरिस्टालसिस हो गया, कहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो गई, कहाँ पे जो है वो फीसिस स्टोर हो गई, तो इन सब स्टेप को इनिशियल से लेके एट द एंड तक यानी एक्सक्रीशन तक इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। जबकि डिफिकेशन हम रेक्टम से जब फूड्स जो है जितने भी फूड्स के बाई प्रोडक्ट है वो जब रेक्टम के अंदर स्टोर्ड हो जाए इन द फॉर्म्स ऑफ स्टूल, तो व्हेन देयर कंसंट्रेशन इंक्रीज, व्हेन देयर अमाउंट इंक्रीज, तो एक इंडिविजुअल को अर्जेंसी फील्स होती है, अर्जेंसी होती है फील के लिए, उसको जो है अर्जेंसी फील्स होती है, और वो जाके इस फीसिस को एक्सक्रीट करता है आउटर इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ स्टूल एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर इज कॉल्ड डिफिकेशन। डिफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय 2 रिफ्लेक्सेस, और इसके लिए 2 रिफ्लेक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी जब स्टूल की वहाँ पे अमाउंट्स बढ़ जाए रेक्टम के अंदर, तो एक इंडिविजुअल को ये डिज़ायर फील होता है कि आई शुड डिफिकेट, यानी वो अर्जेंसी फील्स करती है, और इस अर्जेंसीज के लिए 2 रिफ्लेक्स होती है। यानी हमें किस तरह पता चल जाता है कि अब रेक्टम के अंदर स्टूल की कंसंट्रेशन या स्टूल की अमाउंट बढ़ गई है, तो इसके लिए 2 रिफ्लेक्स है जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देती है, और ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल स्पिंटर को विद द हेल्प ऑफ मेजेंटेरिक फ्लक्सेस जो है मैसेज देता है, और एक्सटर्नल स्पिंटर ओपन करके फीसिस को आउटर जो है उसको एक्सक्रीट करता है। When feces enter the rectum, its distension gives signal to mesenteric flexes to initiate peristaltic movement in the descending sigmoid and rectum। तो देखिए, जब फीसिस जो है वो रेक्टम तक पहुंच जाए और इसकी जब अमाउंट बढ़ जाए, तो ये जितने भी रेक्टम्स के वाल्स होते हैं, इस वाल्स को, फॉर एग्जांपल ये रेक्टम्स है, जब इसके अंदर फीसिस आ जाए तो ये इस रेक्टम्स के वाल को इसी तरह डायलेट करता है, और इन रेक्टम्स के वाल्स में प्रेजेंट होते हैं मेजेंटेरिक फ्लेक्सेस, और ये फ्लेक्सेस जब डायलेट हो जाए तो ये ब्रेन तक जो है वो मैसेज पहुंचा देता है। The internal sphincter in the anus relax and defecation occur by opening the external sphincter। और इसी तरह जब ये मेजेंटेरिक फ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाए तो ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देता है, और ब्रेन जो है ये मैसेज कन्वर्ट कर देता है किसको, एक्सटर्नल स्पिंटर को, और एक्सटर्नल स्पिंटर ओपन होके जितनी भी फीसिस होती है उसको आउटर जो है इसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन। यानी रेक्टम से लेके एनस के जरिए एक्सटर्नल स्पिंटर के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में जितनी भी फीसिस की एक्सक्रीशन है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन, यानी स्टूल पासिंग प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन। अब देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है, 2 तरह के जो है वो मूवमेंट्स है। एक होते हैं मैकेनिकल डाइजेशंस और दूसरा है जो है वो केमिकल डाइजेशंस। 2 तरह के डाइजेशंस होते हैं। जो जितने भी मैकेनिकल डाइजेशंस है, मैकेनिकल डाइजेशंस का मतलब यह है विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स
जब एक फूड्स की जो है जो नवाला है वो जब फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। यानी मैकेनिकल डाइजेशन में किसी हार्मोन्स का रोल्स नहीं होता। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म के जितने भी enzymes which are synthesized are secreted by digestive systems either from the stomach or small intestine or large intestine or from the spleen or from the different type of pancreas। तो ये जितने भी enzymes है जब इसके ज़रिए डाइजेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। और जब स्टोमेज के ज़रिए डाइजेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं, या टीथ के ज़रिए डाइजेशन हो गए तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब देखिए एसोफेगस का मेन काम क्या है, स्वाल्विंग, और स्वाल्विंग इसका काम है। ओरोफेरिंग्स यानी ओरोफेरिंग्स के ज़रिए जो है वो जितने भी फूड्स है वो आ जाता है इनटू द एसोफेगस, तो एसोफेगस के ज़रिए नीचे आ जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखिए मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है वो क्या है कि वहाँ पे मेनली हमारा मकसद यहाँ तक है। बाकी जितने भी ये पार्ट है इसको हमने पढ़ा भी है इनिशियल स्लाइड में कि देखिए मैकेनिकल डाइजेशन का काम क्या है, वो है चेविंग जो कि माउथ में होती है, इस तरह चर्निंग जो कि स्टमच में होती है, एंड सिगमेंटेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सिगमेंटेशन का मतलब है कि फूड के जितने भी कंपोनेंट हैं वो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। तो ये जो है मैकेनिकल डाइजेशन है, और ये मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो परफॉर्म होती है कहाँ पे, ये परफॉर्म होती है इनसाइड द स्टमच। तो मोस्टली जितने भी वाटर्स हैं, जितने भी कायम हैं, वो जब हार्ड स्टूल की शक्ल इख्तियार करती है तो ये इख्तियार कर देती है, ये शक्ल अडॉप्ट कर देती है, ये कंडीशन अडॉप्ट करती है इनसाइड द रेक्टम, और रेक्टम में मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द फीसेस। और इसी तरह इस प्रोसेस को हम डिफिकेशंस कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये रेक्टम, ये आप लोगों को जो नजर आती है, लेट्स सपोज दिस इज अ स्टूल। अब जब ये स्टूल पास हो जाए थ्रू एक्सटर्नल स्पिंटर थ्रू एनस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस सिंपल प्रोसेस को, 2 स्टेप प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीसिस, यानी हेल्थी इंडिविजुअल के फीसिस की, उसकी स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके कलर क्या होगी, उसकी ऑर्डर क्या होगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर, या जब डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम्स होगी या मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लीडिंग्स प्रॉब्लम होगी तो इसके ज़रिए स्टूल की कलर चेंज होगी, और इन स्टूल के कलर की चेंज होने की वजह से आप एक पेशेंट की कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों की हेल्थी इंडिविजुअल की फीसिस की, इसकी शेप, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फीसिस क्या है, हेल्थी पीपल की जितने भी फीसिस होते हैं या स्टूल्स होती है वो सॉफ्ट होती है, ब्राउन कलर की होती है, मॉइस्ट, इसमें थोड़ा सा जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन भी होती है, एंड फिल्म्ड का मतलब ये है कि वो एक खास शेप जो है वो अडॉप्ट कर देती है। वो इसी तरह बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट भी नहीं होती कि वो बिल्कुल जो है इसकी कोई हाथ शेप नहीं होती, और इसके साथ साथ डिस्टेंट जो है इसकी ऑर्डर्स होती है, इसका अपना अलग जो है वो स्मेल होता है। इसी तरह फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्डर और अपीयरेंस, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फीसिस की, हेल्थी पीपल्स की जितनी भी फीसिस है इसकी शक्ल को जो है वो चेंज कर देती है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी क्वालिटीज़ को चेंज कर देती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सर्टन फूड्स, कुछ फूड इस तरह से होते हैं जो कि फीसिस के कलर को चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रीन वेजिटेबल्स कोई इंडिविजुअल खा ले तो इसकी वजह से इसकी फीसिस का शक्ल जो है वो चेंज होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स भी हैं जिसकी वजह से फीसिस की जो है वो शेप या उसकी कलर जो है वो चेंज होती है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल आयरन के जितने भी मेडिकेशन है, आयरन सक्रोज है, इसकी वजह से फीसिस का कलर जो है वो ब्लैक बन जाता है। इसी तरह इलनेस एंड इन्फेक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ या इन्फेक्शन की वजह से भी फीसिस की कलर जो है वो चेंज हो सकती है। एबनॉर्मल फीसिस, अब देखिए अगर इसी तरह कोई फीसिस या इसी शेप के फीसिस या इसी कलर के फीसिस आप लोगों को नज़र आ गए तो इसकी वजह से आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के बारे में एक इंडिविजुअल की डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग ब्लैक स्टूल को या ब्लैक फीसिस को देख लें तो ये क्या हो सकता है और इसके लिए कौन से कंडीशन हो सकती है। तो ब्लैक फीसिस इंडिकेट, या इस ब्लैक फीसिस को हम कहते हैं टेरे स्टूल, मे इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ड्रग्स। तो देखिए अक्सर जो है जब ब्लैक या टेरे स्टूल आप लोगों को नज़र आ जाए तो ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है अपर जितने भी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के, जेजुनम के, ड्यूडिनम के, इलियम के, तो इन पार्ट्स की ब्लीडिंग्स को, वहाँ पे जितने भी इन्फेक्शंस होती है उनको, या वहाँ पे ब्लीडिंग्स को ये शो करती है। मतलब यह है कि अगर ब्लैक स्टूल आप लोगों को नज़र आ जाए तो आप एक पेशेंट से पूछ लेंगे कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं लेते इस दौरान,
क्योंकि अक्सर मेडिसिन की वजह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आयरन सुक्रोज की जितने भी ड्रग्स है, टेबलेट्स है या सिरप है, इसकी वजह से स्टूल की कलर जो है वो ब्लैक बन जाती है। इसी तरह अगर ये पेशेंट कोई इसी तरह मेडिसिन जो है इस्तेमाल नहीं करता, तो आप लोग इससे ये इंडिकेट करेंगे कि इस पेशेंट की जो है अपर इंटेस्टाइन्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई जो है वो ब्लीडिंग है। इसी तरह अगर रेड कलर का ब्लड आप लोगों को नज़र आ गया तो मे इट में इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो रेड कलर का जितना भी ब्लड है अगर ये स्टूल में प्रेजेंट है तो ये जो है इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि लोअर जितने भी ट्रैक्स है वहाँ पे कोई जो है वो ब्लीडिंग है। क्योंकि जब अपर ट्रैक में कोई ब्लीडिंग हो जाए तो ये ब्लीडिंग नीचे आने तक, यानी स्टूल के ज़रिए ये नीचे एक्सक्रीट होने तक, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस टाइम के दौरान जो है रेड कलर ऑफ द ब्लड वो चेंज होती है इनटू द डार्क कलर। और इसी तरह जब नीचे लोअर जो है इंटेस्टाइन्स में कोई इसी तरह ब्लीडिंग है तो ये डायरेक्टली जो है विद इन मिनट्स या विद इन 5-6 मिनट्स ये डायरेक्टली जो है ये स्टूल के साथ मिक्स होकर आउटर इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट होती है। तो इसी वजह से वो हमें रेड कलर नज़र आती है, क्योंकि इसमें फ्रेश ब्लड होते हैं, इसने कोई इस तरह टाइम नहीं गुजारा। इसी तरह अगर पेल कलर की स्टूल नज़र आई तो मे इंडिकेट टू माल एब्जॉर्प्शन। तो ये माल एब्जॉर्प्शन यानी इस इंडिविजुअल के इंटेस्टाइन में फूड से जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, यानी इसमें कोई माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स है। इसी तरह अगर ग्रीन कलर की कोई स्टूल आप लोगों को नज़र आई तो इट में इंडिकेट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो ग्रीन कलर की जितनी भी स्टूल्स है ये इंटेस्टाइन की इन्फेक्शंस को शो करती है। ड्राई हार्ड, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म के स्टूल जो है वो आप लोगों को नज़र आई, डिहाइड्रेशन डिक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी। तो ये ड्राई हार्ड जितनी भी स्टूल्स होते हैं इट में इंडिकेट टू कंडीशन। वन कंडीशन डिहाइड्रेशन, इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, इसकी स्टूल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड्स की कमी होगी, या डिक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, या इसके इंटेस्टिनल मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी और इसकी वजह से थ्रू द इंटेस्टाइन जितने भी वाटर की अमाउंट्स है वो एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि मोटिलिटी नहीं है इंटेस्टाइन की, और इसी तरह स्टूल हार्ड टाइप जो है वो इख्तियार कर देती है। एंड इफ़ यू सी पस इन द फीसिस तो इट में इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो इसकी वजह से जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इसको इंडिकेट कर सकती है। अगर आप लोगों को पस नज़र आ गया इन द स्टूल तो ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती है कि ब्लैक आर टेरी स्टूल इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एमसीक्यूज़ में आप लोगों से जो है वो पूछा जाता है कि अपर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, लोअर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, या माल एब्जॉर्प्शन, या इस तरह कोई दूसरा जो है आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसको याद रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए भी और ऑर्डिनरी लाइफ के लिए भी। कोई भी पेशेंट आप लोगों को ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि आज मैंने स्टूल पास की, मेरे स्टूल की कलर इसी तरह रेड थी, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस इंडिविजुअल के जो है लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक में कोई जो है वो ब्लीडिंग हो गई है। इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल आपको बता दे कि मेरी स्टूल की कलर जो है वो पेल हो गई थी टुडे या प्रीवियस 24 आवर्स, तो आप लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर आप लोग उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल जितने भी कलर्स है उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया हो। अल्ट्रेशन इन बाउल मूवमेंट्स। अब देखिए बाउल मूवमेंट्स में कौन कौन से अल्ट्रेशन आ सकती है। अल्ट्रेशन मीन चेंजेस जो कि एबनॉर्मल होती है या नॉर्मल प्रोसेस से हट के वो कौन सी चेंजेस है विच में आकर्स इन द बाउल एलिमिनेशन। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है डायरिया, यानी एक अल्ट्रेशन से जब कोई चेंजेस आ जाए एलिमिनेशन पैटर्न्स में, तो एक कंडीशन है इसमें डायरिया। लिक्विड वाटरी स्टूल, यानी डायरिया में जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होती, पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि जितना भी वाटर्स की कंसंट्रेशन होती है वो विद लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए वो एब्जॉर्ब नहीं होती, और इसी तरह सारे वाटर जितना भी वाटर्स है वो एक्सक्रीट होता है स्टूल के साथ। तो इस कंडीशन में लिक्विड वाटरी स्टूल इसको हम कहते हैं। डील विद द कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, और आप लोगों ने पेशेंट की कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी को भी देखना है कि 24 आवर में उसको कितनी जो है वो डायरिया की सेशन हो गई है। तो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी को भी देखना है और आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी देखना है कि कितना उसकी कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि उसका कितना अमाउंट है और कितने टाइम्स में 24 आवर में कितने टाइम उसको जो है डायरिया की सेशन हो गई। दूसरा अल्ट्रेशन है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन क्या है? लेस देन 3 टाइम्स पर वीक और वट एवर इज लेस देन द पेशेंट रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन। अगर एक इंडिविजुअल एक वीक में 3 टाइम से कम जो है वो फीसिस पास करे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंस्टिपेशन। या अगर इसका जितना भी उसका डेली पैटर्न है अगर इससे वो कम फीसिस पास करे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंस्टिपेशन।
इनकंटिनेंस, अब देखिए इनकंटिनेंस क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीसिस एक्सक्रीशन इज कॉल्ड इनकंटिनेंस। जब कोई इंडिविजुअल फीसिस को कंट्रोल नहीं कर सकता, फीसिस को कंट्रोल करने के ऊपर जो है उसकी कोई जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकंटिनेंस, यानी वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी फीसिस को। इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीकल डिस्चार्ज थ्रू एनल स्फिंक्टर, यानी इसके एनल स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम्स है, या इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या इसको नर्व्स कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसकी वजह से जो है वो स्टूल को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल और विदाउट द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल स्टूल इज पासिस, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकंटिनेंस। फीकल इन्फेक्शन, मास ऑफ हार्डन फीसिस इन रेक्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय सीपेज। तो देखिए अक्सर जो है एक तो होता है कंस्टिपेशन, दूसरा है इम्पेक्शन। तो इम्पेक्शंस बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप के स्टूल्स होते हैं जो कि रेक्टम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम जो है फील कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू इन्फेक्शन के ज़रिए। जब आप लोग ग्लव्स पहन के रेक्टम के ज़रिए अपनी फिंगर इंसर्ट करें और वहाँ पे आप लोग उसको दे के वहाँ आप लोग उसको जो है वो फील करें, तो इसके ज़रिए से आप लोगों को पता चल सकता है कि देयर इज़ फीकल इम्पेक्शंस। और ये जब कंस्टिपेशन एट द एंड स्टेज तक पहुँच जाए, यानी फॉर एग्जांपल वीकली तक एक इंडिविजुअल स्टूल को पास ना करे, तो कंस्टिपेशन जो है वो फीकल इम्पेक्शन की शक्ल इख्तियार कर देती है। फ्लैटुलेंस, गैस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, अगर इसी तरह जो है वो गैस का एक्सक्रीशन हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो उसका गैस पास नहीं हो रहा, या उसको एब्डोमिनल पेन है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैटुलेंस। और ये जितने भी कंडीशन आप लोगों ने पढ़े ये एबनॉर्मल है, क्योंकि हमें इनमें से एक भी जो है वो नहीं चाहिए, और अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट है तो इट में इंडिकेट सर्टन प्रॉब्लम्स एंड वी शुड टू ट्रीट एंड टू केयर दिस प्रॉब्लम्स।